Hello everyone, welcome back to the channel Saril Seekho and I hope you are doing great and fine. तो हमने पिछली क्लास में क्लास 8 का साइंस का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, राइट। और आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे ये जो वीडियो देख रहे हैं वो 9th के बच्चे हैं, पर अगर आपके कोई भी 8th क्लास में जो कोई भी अगर आपके भाई बहन है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम क्लास 8 9 की जो अभी इंग्लिश की न्यू बुक आई है जिसका नाम है कावेरी। क्या नाम है उसका? कावेरी नाम है उसका। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आपको बुक का रिव्यू चाहिए ना, मतलब आपको बुक जाननी है कैसी है, तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं एक शॉर्ट अपलोड कर देंगे। पर अब हम उसका आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, इस चैप्टर का पहले तो देखो मतलब समझते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा ओके। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि मैंने अपनी ओके ग्रैंड मदर, यू ऑल नो ग्रैंड मदर यानी दादी। तो मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। ठीक है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये ग्रैंड मदर है और ये उनकी ग्रैंड डॉटर। ओके, ये जो स्कैनर प्रोवाइडेड है आपको, अगर आप ये स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्टली पीडीएफ ओपन हो जाएगा इस चैप्टर का। अब ये देखो, हमारे पास पहले एक क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी समझ लीजिए आप इसे। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यस, ओके। नाउ रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, कंप्लीट द गिवन वर्ड वैप। ठीक है, हमें ये कंप्लीट करना है। क्या है इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे? यस, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो। क्या हमें ये क्वेश्चंस को रीड करके यहाँ पे आंसर लिखना है? पहले तो ये देखो, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। आप देखो, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट। अच्छा, पहले तो ये एक्टिविटी है कि आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, कि क्यों आपको लगता है कि किसी भी इंसान को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। वो आपको कुछ 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 जो भी आपको लगते हैं ना पॉइंट, यहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये तो वैसे तो आपको खुद से सोचना है, पर एक इंसान को लिखना और पढ़ना सबसे पहली बात तो इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब तक हम, अगर कोई इंसान को लिखना और पढ़ना नहीं आएगा, हम उसको इलिटरेट कंसीडर करते हैं, मतलब हम उसे अनपढ़ कंसीडर करते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, एटलीस्ट उसे एक लैंग्वेज लिखनी और एक लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज कि उसे क्यों जरूरी है, क्योंकि वो अपने जो वो हैं, जो अपने थॉट्स हैं या दूसरों के थॉट्स हैं, उसे ना ही तो वो कभी समझ पाएगा, ना ही खुद से एक्सप्रेस कर पाएगा, सोशलाइज नहीं हो पाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे आपको कुछ कुछ जो 4 पॉइंट्स है वो यहाँ मेंशन करने हैं। अब एक दूसरी एक्टिविटी है कि ये आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। बेसिकली ये है क्लासमेट्स एंड टीचर के बीच में, पर चलो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक, एल्डरली रिलेटिव स्पीक। ठीक है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर जो एल्डरली रिलेटिव्स हैं, मतलब कि और कोई रिलेटिव जो होंगे जो थोड़े से बूढ़े हैं, वो किस टाइप की और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो लेके चलते हैं हम कि मान लो एक कोई फैमिली है, वो ना अर्बन एरियाज में रहती है। कहाँ पे रहती है? अर्बन एरियाज में। पर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ के? रूरल एरियाज के हैं। मतलब फैमिली तो शहर में रहती है, पर ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ के? गाँव के हैं। तो जब ग्रैंड पेरेंट्स अर्बन एरिया में उनके घर रहने आते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा, ये सबके साथ होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो तो अपनी गांव की भाषा ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट से आए हुए होते हैं कि जो एनवायरनमेंट में मतलब वो सालों से रहे हैं। तो अब फट 1-2 दिन में शहर में आके वो नॉर्मल भाषा नहीं सीख सकते और ना ही उन्हें बोलना पसंद है, क्योंकि उन्हें अपनी जो रीजनल लैंग्वेज होती है या जो उनकी गांव की या जहाँ पे वो रहते हैं वहां की लैंग्वेज है, वो ज्यादा प्रेफर करते होंगे। बाकी ये डिफरेंट मतलब फैमिलीज या डिफरेंट पर्सपेक्टिव का अलग अलग आंसर हो सकता है। आप आंसर अपने मन में दीजिएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। वो टाइम कैसे स्पेंड करते हैं अपना। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और आप लोग उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए, जो अभी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग, आपने कभी नोटिस करा होगा कि वो बिना फोन, बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह के अपना टाइम आराम से स्पेंड कर लेते हैं। बाकी के आजकल बाकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अभी तो बहुत सारे लोगों को फोन वगैरह भी यूज करना बहुत पसंद है, पर देर आर वेरियस देर आर मल्टीपल ग्रैंड पेरेंट्स जिन्हें ऐसा, जो अब बिना फोन के क्या करते हैं, अपना
टाइम स्पेंड करते हैं। और हमें कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, हम उन कैसे टाइम स्पेंड करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। देखो ये सबका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप उनसे उनके टाइम की जो स्टोरीज हैं वो सुन सकते हैं। आप किसी टॉपिक, सोशल टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं कि उस पे उनकी क्या राय है, उस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं, टाइम स्पेंड उनके साथ खेल सकते हैं आप। व्हाट इज आवर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, आपका उनके साथ क्या फेवरेट एक्सपीरियंस था, ये आप सभी बताइएगा। व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉयड वाचिंग यू डू। क्या चीजें ऐसी होती हैं जो वो लोग नहीं कर सकते पर जब आप करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो एक तो देखो प्लेइंग होती है, क्योंकि एल्डरली पीपल है तो वो ज्यादा खेल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो जब हमें खेलता हुआ देखते हैं तो वो बहुत खुश हो सकते हैं। फिर जो आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो वो सीखना चाहते भी हैं, राइट, तो वो चीजें वो देख के खुश हो सकते हैं। अब थर्ड एक्टिविटी है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। यस, थर्ड एक्टिविटी कि हमें ना इस पैराग्राफ में ये पैसेज पढ़ना है और ये जो वर्ड्स गिवन है हमें इस पैसेज का जो सिनोनिम है, ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड विद देयर मीनिंग्स, मतलब इस पैसेज में ये वाले जो वर्ड्स है ना इनके मीनिंग्स हैं हमें वो फाइंड करने हैं। तो हम देखो एक एक करके फटाफट से करते हैं इसे। सबसे पहला वर्ड है, एक मिनट, यस, हाँ, अब सही है। सबसे पहला वर्ड है एक्साइटेडली। देखो एक्साइटेडली का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा खुश और जॉयफुल। तो एक्साइटेडली का मतलब देखो इसमें से ढूंढना है, पहले हम ये पैसेज पढ़ते हैं। द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट of our school's annual play was done after a lot of debate as many good actor had auditioned for the role। बेसिकली जो कास्टिंग होती है आपके स्कूल में, मान लो कोई फंक्शन है, मतलब ये पैसेज में अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज एनुअल फंक्शन है स्कूल में जिसमें जो एक्टर्स की कास्टिंग हो रही है, जो गुड एक्टर्स की कास्टिंग हो रही है, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया और उस पर बहुत ज्यादा डिबेट भी चली। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। क्या डिसाइड करने का सोचा, मतलब क्या सोचा उन्होंने कि वो क्या प्रेजेंट करेंगे, एक एपिसोड प्रेजेंट करेंगे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से। इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप चिल्ड्रन हु वर्कड विद द कम्युनिटी। ये एक मतलब लाइफ स्टोरी यानी किसी एक बच्चे की, एक चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस। अच्छा, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो होता है मतलब बच्चों का जो ग्रुप होता है उनके ऊपर, उनकी जो लाइफ स्टोरी है उसके ऊपर ये होगी, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बच्चों के लाइफ के बारे में होगी। टू स्प्रेड लिटरेसी, क्या फैलाने के लिए, लिटरेसी फैलाने के लिए, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़े और रीड करें। लिटरेसी मीन्स वही होता है, ठीक है। एवरी डे वी रीच्ड स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद कंसंट्रेशन। ठीक है, वो बहुत टाइम से बहुत जल्दी मतलब अच्छे से पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उसका वो एपिसोड को जो प्रेजेंट करने वाले थे उसको फुल कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस करना रहता था। वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। ईगरली मतलब उन्होंने बहुत एक्साइटेडली, बहुत ऐसे डेस्परेटली वेट कर रहे थे वो प्रेजेंटेशन के लिए, और हमने अपने अपने रोल बहुत अच्छे से प्ले करे इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर, यानी कि बहुत अच्छे से उन्होंने जो है प्ले करे रोल। और एज आ थिएटर टीचर हैड गाइडेड एज वेल, जो उनके थिएटर टीचर थे उन्होंने उनको बहुत अच्छे से गाइड भी किया। अब ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना और ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है हमें इनका मैच देखना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है एक्साइटेडली, अभी देखो प्रोटैगनिस्ट, डिबेट, एपिसोड, कम्युनिटी, कंसंट्रेशन, ईगरली, कन्विंसिंग, गाइडेड। सबसे पहले तो आप बताइए कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, आई एम गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। इन सब में से एक्साइटेडली का मीनिंग आपको क्या लग रहा है? तो एक्साइटेडली का मीनिंग होगा ईगरली, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6th। ठीक है, एक्साइटेडली का मीनिंग क्या होता है? ईगरली, क्योंकि एक्साइटेडली यानी बहुत डेस्परेटली, और ईगरली का भी मतलब होता है बहुत डेस्परेटली किसी चीज की वेट करना। ठीक है, थर्ड है, सेकंड है बिलीवेबल। ठीक है, बिलीवेबल का मतलब क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट, डिबेट, एपिसोड, कम्युनिटी, कंसंट्रेशन, ईगरली, कन्विंसिंग या गाइडेड। अच्छा, अब ईगरली तो चला गया है, इनमें से अब कौन सा होगा? तो बच्चे कन्विंसिंग का मतलब किसी को समझाना, मतलब किसी को यकीन दिलाना होता है, और बिलीवेबल का भी मतलब क्या होता है? किसी को यकीन दिलाना। तो इसका क्या हो जाएगा? 8।
सेवेंथ हो जाएगा इसका, ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा, सेवेंथ हो जाएगा। नाउ पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कोई मतलब जो लोग हैं वो रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। यहाँ पे कम्युनिटी गिवन है, यानी कम्युनिटी भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी का हो गया, थर्ड का क्या हो गया, फिर फोर्थ हो गया, थर्ड का क्या हो गया, फोर्थ। क्लियर। नाउ फोर्थ देखते हैं हम, डिस्कशन। डिस्कशन का बहुत इजी है, आप लोगों को खुद से देखो एक बार करना प्रैक्टिस। क्या होगा डिस्कशन का, तो डिस्कशन का यहाँ सेकंड है डिबेट, तो डिस्कशन का क्या हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा। बेसिकली ये सिनोनिम्स फाइंड करने हैं आपको। सिनोनिम्स आपको पता होगा, दो वर्ड जिनके ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग्स होते हैं उन्हें हम सिनोनिम बोलते हैं। अच्छा, फोकस का क्या होगा, प्रोटैगनिस्ट, एपिसोड, कंसंट्रेशन, कन्विंसिंग हो गया, गाइडेड। बताइए इसमें से क्या होगा, तो फोकस का होगा कंसंट्रेशन। फोकस का क्या होगा, कंसंट्रेशन। हम बोलते हैं ना हमें पूरा कंसंट्रेशन ऑफ फोकस से पढ़ लेने दो, तो सेम। और कंसंट्रेशन ऑफ फोकस वर्ड आया ही है, तो इससे आपको एक रिमाइंडर है कि आप ये जो वीडियो है वो फुल कंसंट्रेशन से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी को डायरेक्ट करना, यानी कि किसी को दिशा दिखाना, रास्ता दिखाना। और गाइडेड का मतलब भी क्या होता है, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को गाइड करना। तो एट्थ का क्या हो जाएगा, एट्थ का एट्थ हो जाएगा, 5 6 7 8। ठीक है, एट्थ का भी क्या हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा। नाउ फिफ्थ क्या होगा, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। फिफ्थ ये वर्ड है अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। पार्ट ऑफ अ स्टोरी क्या होता है, एपिसोड होता है। बहुत सारे आपने देखा होगा सीरीज जो होती हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं, तो वो सारे एपिसोड मिला के क्या बनता है, एक स्टोरी। पर हर एक एक एपिसोड स्टोरी का एक पार्ट होता है, तो एपिसोड क्या हो गया, एक पार्ट हो गया स्टोरी का, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नाउ लास्ट बचा मेन कैरेक्टर, और मेन कैरेक्टर का मतलब था प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, जो एक्ट में या किसी भी प्ले या फिल्म और बुक में जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज ये आप कर लीजिएगा, देखो इससे आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग हो गई है। आपको हो ना हो आपको ये वर्ड न्यू लगा होगा, कुछ वर्ड्स आपको न्यू लगे होंगे, कुछ आपने पहले से ही पढ़े होंगे। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपकी इससे वोकैबुलरी भी एनहेंस हो जाएगी। अब और ज्यादा एनहेंस करने के लिए आपको पता है क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आपने देखे हैं ये आपने कॉन्वर्जेशन में यूज करिए। मतलब आप किसी से भी बात कर रहे हैं ना, तो आप बात करने में ये वर्ड्स यूज करिए, तो फिर देखिएगा आपको वर्ड्स याद रह जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नाउ मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारी जो स्टोरी है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। उसका बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अब आज के लिए हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब फटाफट से जितना भी आप थोड़ा सा मतलब सीरियस हो जाइए, ठीक है, क्योंकि अब हम ये पढ़ने वाले, ध्यान से पढ़ेंगे हम। और हम पेन भी चेंज कर लेते हैं। ओके, now, when I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. ठीक है, वो क्या बोल रही है, अब जो राइटर है हम उसकी तरह आप बात करेंगे कि जब मैं एक मतलब जब मैं 12 साल की थी, ऑब्वियसली बात है वो गर्ल थी, जब मैं 12 साल की थी तो मैं किसके साथ रहती थी, मैं एक विलेज में, कर्नाटका का जो नॉर्थ है वहां पे एक विलेज था, वहां रहती थी। और किसके साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। ये बता रहा है, मतलब ये बोल रही है कि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। कितना अच्छा नहीं था कि जो मॉर्निंग पेपर होता था ना वो हमें कब रिसीव होता था, आफ्टरनून में। मतलब ट्रांसपोर्ट इतना बेकार था उस विलेज का कि जो मॉर्निंग पेपर होता है, ऑब्वियसली बात है, पेपर्स तो न्यूज़पेपर तो सुबह सुबह ही आता है, पर वो उन्हें कब रिसीव होते थे, आफ्टरनून में रिसीव होते थे। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम 1 डे लेट। जो वीकली मैगजीन आती है, वीकली मैगजीन पहले आया करती थी, लेट से मान लो वेंसडे को आने वाली है या थर्सडे को आने वाली है, तो वो एक दिन लेट आती थी। अगर वेंसडे को मैगजीन आने वाली है तो वो थर्सडे को आती थी। All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazine and the post. बहुत सारे जो गांव के लोग थे वो eagerly, देखो फिर आगे eagerly का मतलब होता है excitedly, बहुत ही excited होके, बहुत
डेस्परेट होके वेट करते थे किसका, उस बस का वेट करते थे जिसमें क्या आता है, पेपर्स, वीकली मैगजीन और पोस्ट वगैरह आती थी, ठीक है, उसका वेट करते थे, क्योंकि कोई चीज लेट आ रही है तो उसका उसका वेट रहता ही है हमें। एट द टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। त्रिवेणी नाम के एक राइटर थे, वो बहुत पॉपुलर थे, जो किसमें लिखते थे, कन्नड़ लैंग्वेज में वो लिखते थे। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। ओके, त्रिवेणी इज अ फीमेल राइटर, तो वो एक बहुत ही वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। अगेन कन्विंसिंग, ये वर्ड जो आ रहे हैं ना बच्चे, इनको एक मिनट वो कर देते हैं, वो अलग से अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे कि ईगरली आया था, देन अब क्या आया है, कन्विंसिंग आया है। तो वो क्या बोल रही है, जो राइटर है वो बोल रही है कि जो त्रिवेणी, जो और राइटर हैं जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती हैं, उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत वंडरफुल थी। सेकेंडली, वो बहुत ऐसे लिखती थी कि हर किसी को समझ में आ जाए। थर्डली, उनकी राइटिंग बहुत कन्विंसिंग थी। कन्विंसिंग यानी अभी हमने पढ़ा था बिलीवेबल, मतलब बहुत एकदम रियल लगता था सब कुछ। A story usually dealt with the complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. अब जो त्रिवेणी जो राइटर थी ना, उनकी जो स्टोरीज होती थी वो किस बारे में होती थी, डील मतलब वो किस चीजों को डील करती थी। देखो, जो बुक्स के राइटर होते हैं ना, उनका एक अलग से वो होता है, सेक्टर होता है बेसिकली, कि कुछ राइटर्स होते हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल चीजों में लिखते हैं, कुछ लोगों की लाइफ को दिखाते हैं, कुछ सोशल इश्यूज को कम करने के लिए सोशल इश्यूज के बारे में लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे हर राइटर का अलग अलग एक पर्सपेक्टिव होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लिखते हैं। तो ये जो त्रिवेणी राइटर थी, ये किस बारे में लिखती थी, जितना भी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती है जो हमारी माइंड से डील होती हैं, मतलब एक होता है ना कि हमारी माइंड की जो थिंकिंग है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल थे ना, ऑर्डिनरी पीपल, उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी ना, उनके बारे में वो लिखती थी, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। अभी इंटरेस्टिंग किसके लिए होता है, जो हमारी राइटर हैं, ठीक है, जो विलेज में रहती हैं। और कौन किसकी बुक्स इंटरेस्टिंग होती है, त्रिवेणी की बुक्स। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है। नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। मतलब अनफॉर्चुनेटली यानी बहुत दुर्भाग्य की बात है, किसके लिए, कन्नड़ा लिटरेचर के लिए ये बहुत ही बुरी बात है, दुर्भाग्य की बात है कि जो त्रिवेणी राइटर थी वो बहुत ही यंग एज में खत्म हो गई थी, मतलब वो नहीं रही थी, बहुत जल्दी ही, ठीक है, वो नहीं रही थी। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। मतलब वो इतना अच्छा लिखती थी, इतना अच्छा लिखती थी कि उनको खत्म हुए 40 years हो गए हैं, एंड स्टिल पीपल आर अप्रिशिएटिंग देयर नोवेल्स, हर वर्क, हर नोवेल्स, ठीक है। फिर भी पीपल, जो लोग हैं कन्नड़ के, जो उनकी लिटरेचर्स पढ़ते हैं, वो अभी भी उनकी नोवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो अगर वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ना जो उनकी राइटिंग्स होती हैं उन्हें ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, और पीपल यूज टू फॉरगेट, राइट। पर कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जिनका जो मतलब इतना अच्छा लिखते हैं कि उनके खत्म होने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, तो वो वही थी। ओके, नाउ वन ऑफ हर नोवेल कॉल्ड काशी यात्रा, ठीक है, एक उनकी नोवेल है जिसे हम बोलते हैं काशी यात्रा, was appearing as a serial in the कन्नड़ा वीकली करमवीरा देन। मतलब उनकी एक नोवेल थी काशी यात्रा, जो अब एक सीरियल में आती थी, कन्नड़ सीरियल में आती थी, वीकली आती थी। वो कौन सा सीरियल था, कर्मवीरा। वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल, मतलब जो उनकी काशी यात्रा थी वो एज अ सीरियल अपियर होती थी, और वो वीकली आती थी। उसका नाम क्या था, कर्मवीरा। काशी यात्रा उन्होंने लिखी थी, पर एज अ सीरियल उसे क्या जानते थे, कर्मवीरा। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। ये किसकी, वो ये जो कर्मवीरा सीरियल है और जो काशी यात्रा उनकी राइटिंग है, ये किसके बारे में थी, ये एक ओल्ड लेडी की कहानी थी जो बहुत ही अर्डेंट, अर्डेंट का देखो यहाँ पे भी मतलब लिखा है कीन, वही कीन यानी डेस्परेट थी, बहुत ज्यादा डेस्परेट थी कि कैसे भी, मतलब डिजायर यानी कि उनकी इच्छा थी, वो हर कीन डिजायर, बहुत डेस्परेटली वो सोचती थी। वो उनका डिजायर क्या था, उनका सपना क्या था कि उन्हें कहाँ जाना है, काशी जाना है। काशी वाराणसी में, बेसिकली बनारस में एक जगह है काशी, एंड बनारस इज इन उत्तर प्रदेश, और तो वहां पे जाना है,
बेसिकली काशी इज पॉपुलर फॉर शिव जी, ठीक है, शिव जी का वहां पे बहुत बहुत काशी विश्वनाथ करके मंदिर है, तो इसलिए जो वो ओल्ड लेडी थी वो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब डिजायर यानी तमन्ना, बहुत दिल से इच्छा थी कि उन्हें कहाँ जाना है, काशी जाना है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य, ठीक है। बहुत सारे हिंदू ये मानते हैं कि काशी अगर कोई जाए और वहां पे भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करे तो उन्हें अल्टीमेट पुण्य प्राप्त होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुण्य, यानी कि अल्टीमेट सुख की प्राप्ति होती है, मतलब दे रिसीव ऑल द प्रॉस्पेरिटी, भगवान जी मतलब उन्हें सारी प्रॉस्पेरिटी, उन्हें मतलब बहुत प्रॉस्पर कर देते हैं। तो ये हिंदूज मानते थे कि काशी जाके और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करी तो उन्हें अल्टीमेट पुण्य प्राप्त होगा। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और वो ओल्ड लेडी जिन्हें जाना था वहां, वो भी इस बात में बिलीव करती थी। एंड her struggle to go there was described in that novel। अब उस नोवेल में क्या बताया गया है कि वो जो ओल्ड लेडी वो जाना चाहती थी ना वहां काशी, उसका उनका स्ट्रगल बताया गया है कि वो मतलब उन्होंने कितना स्ट्रगल करा काशी विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए। क्लियर। Now, in the story, there was also a young orphan girl. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding। अच्छा, इस स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल भी है। ऑर्फन गर्ल का मतलब क्या होता है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते। ऑर्फन, ऑर्फन किसे बोलते हैं हम, द चाइल्ड और द चिल्ड्रंस जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उन्हें हम ऑर्फन बोलते हैं। तो ऑर्फन गर्ल थी हु फॉल्स इन लव, जिसे प्यार हो जाता है, पर उसकी जो वेडिंग थी ना उसके लिए पैसे नहीं थे उसके पास। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो वो एट द एंड मतलब उस सीरियल में एंड में क्या होता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी ना, उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को दे दी थी अपनी शादी के लिए, जबकि वो काशी नहीं जा पाई थी। तो बेसिकली जब उनका डिजायर है, उन ओल्ड लेडी का डिजायर है काशी जाना, तो वो अगर हमारा कोई डिजायर होता है ना, तो हम अपने लिए पहले से ही सेविंग्स करके रखते हैं कि जब हमारी सफिशिएंट सेविंग्स हो जाएंगी तो हम अपना डिजायर फुलफिल करेंगे। पर और उनका डिजायर था काशी जाना, तो उसके लिए उन्होंने पैसे बचा के रखे थे, पर इंस्टेड स्पेंडिंग मनी, मतलब उन्होंने अपना वो जो पैसे थे वो काशी की ट्रिप पे स्पेंड ना करके, बेसिकली उनके डिजायर पे स्पेंड ना करके, वो पैसे किसे दे दिए, उस ऑर्फन गर्ल को दे दिए जिसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। She says the happiness of this orphan girl is more important than the worshipping of Lord Vishwavara at Kashi। तो उन्होंने क्या बोला, वो ओल्ड लेडी ने क्या बोला कि उनको ज्यादा खुशी किसमें है, उस ऑर्फन लड़की की मदद करने में उन्हें ज्यादा खुशी है, और इज मोर इम्पोर्टेंट मतलब द हैप्पीनेस ऑफ दिस गर्ल, जो उस लड़की की जो खुशी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन ओल्ड लेडी के लिए। इंस्टेड किससे ज्यादा खुश है, जो लॉर्ड विश्वेश्वरा है काशी में। मतलब उन्होंने क्या बोला, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो ओल्ड ऑर्फन लड़की की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काशी जाना और वहां वर्शिप करना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उन्होंने बोला, इसलिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स दे दी। माई ग्रैंड मदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल। अब देखो, जो राइटर है उनकी बात हो रही है कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी, कृष्णका नाम था उनका, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो कभी रीड भी नहीं कर पाती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर वेंसडे वो मैगजीन आती थी, जैसे वीकली मैगजीन्स होती हैं, और आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, क्योंकि जो राइटर थी उनकी दादी पढ़ नहीं पाती थी, कृष्णका जिनका नाम था वो पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए जब भी वो मैगजीन आती थी ना, हर एपिसोड जो राइटर है वो रीड करके सुनाती थी अपनी दादी को। ये एपिसोड है ना जो, ठीक है, वो रीड करके सुनाती थी, राइटर रीड करके सुनाती थी अपनी दादी को। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। अगेन कॉन्सेंट्रेशन आ गया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या क्या बोल रहे हैं वो, कि वो जब
जो राइटर है वो सुनाती थी ना जब अपनी दादी को स्टोरी, तो वो सारा अपना काम छोड़ के बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से वो सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट, और वो इतना ध्यान से सुनती थी कि वो पूरा का पूरा टेक्स्ट, मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट वो रिपीट कर सकती थी बाय हर्ट। मतलब बाय हर्ट का मतलब क्या होता है, उन्हें दिल से एकदम याद हो जाता था वो एपिसोड। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। अब वो राइटर बोल रही है कि मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट। उस नोवेल की जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि उस नोवेल की जो मेन कैरेक्टर है, उन्होंने ऐसा आइडेंटिफाई करा कि वो भी वही है। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. ठीक है, मतलब उन्होंने क्या हुआ, सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी ये जानने के लिए कि स्टोरी में क्या हुआ, और दूसरी बात वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती थी, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था, तो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती थी फटाफट से मुझे ये पढ़ के सुना दो। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. वो उन्होंने सुन लिया पूरा कि काशी यात्रा जो स्टोरी है उसमें क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। दादी जो ग्रैंड मदर थी राइटर की, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। कहाँ पे, टेम्पल का जो कोर्टयार्ड था, बेसिकली बरामदा जो था टेम्पल का, वहां पे बुलाया। और कहाँ, वो जगह पे बच्चे जो है वो हाइड एंड सीक खेला करते थे। बेसिकली ये ऐसे वो लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कितना फैसिनेटिंग सा लगता है जब सारे हमारी फ्रेंड्स की हमारी ग्रैंड मदर बैठ के ऐसे डिस्कस करती हैं। तो ठीक है, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। अब मतलब वो क्या करती थी, वो हर जो लेटेस्ट एपिसोड होता था वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। डिबेट आ गया है वर्ड यहाँ पे। तो वो राइटर बोलती है कि मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि ये डिस्कशन जो चल रहा है इस स्टोरी को लेके इतना क्यों है, मतलब इतना उसे ओवर हाइप क्यों कर दिया गया है। वो बोलती थी, कौन, राइटर बोलती थी, राइटर को ऐसा लगता था। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. ठीक है, वो बोलती है राइटर कि एक बार ना हम अपने कजन्स के साथ पास वाले जो गांव है वहां पे शादी अटेंड करने गए थे, और उस टाइम शादी भी ना एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था। ठीक है, वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली। हम जो बच्चे थे वो पूरा मतलब फंक्शन जो इवेंट होता था वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। हम खाते थे पीते थे एंडलेसली, मतलब हम बहुत सारा एंजॉय करते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। सेवरिंग यानी क्या मतलब, क्या होता है सेवरिंग का मतलब, एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। सेवरिंग यानी जो भी कर रहे हो वो एकदम एंजॉय कर रहे हो, तो बिल्कुल दिल खोल के करो। तो वो एंडलेसली एंजॉय करते थे, खाते थे पीते थे, क्योंकि द फ्रीडम बिकॉज सेवरिंग द फ्रीडम मतलब वो अपना फ्रीडम एंजॉय करते थे क्योंकि सारे एल्डर्स बिजी थे। आपने भी कभी देखा होगा जब आप लोगों के घर रिलेटिव्स आ जाते हैं तो योर पेरेंट्स आर बिजी विद देम, तो आप लोग जो भी आपका मन होता है वो ट्राई करते हो करने की, राइट, बिकॉज यू आर सेवरिंग द फ्रीडम एट दैट टाइम। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जब इवेंट में, शादी में सारे एल्डर्स बिजी हो जाते थे तो बच्चे अपना फ्रीडम फुल एंजॉय करते थे। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. तो वो क्या बोल रही है कि मैं शादी में तो कुछ दिनों के लिए ही गई थी, पर मैं वहां पे कितना पूरा हफ्ता रुक के आई क्योंकि उन्हें वहां मजा आने लगा होगा। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. Okay, जब वो वापस आई अपने विलेज में तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना वो बहुत रो रही थी। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा, थोड़ा सा मैं लगा देते हैं, हम लगाते हैं कि क्योंकि जो दादी थी वो कितनी इंटरेस्टेड थी उस एपिसोड के लिए, पर क्योंकि अब राइटर तो इतने दिन नेबरिंग विलेज में रुक के आई हैं, तो अब दादी शायद अब उन्हें कौन पढ़ के सुनाएगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, वो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। वो राइटर बहुत शॉक्ड थी क्योंकि इतनी मुश्किल
मुश्किलें आई हैं, इतनी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आई है, उन्होंने कभी ग्रैंड मदर को रोते हुए नहीं देखा, पर शी इज क्राइंग। व्हाट हैड हैपेंड, आई वाज वरीड। उन्होंने बोला कि क्या हुआ है, अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो वो अपनी ग्रैंड मदर को क्या बोलती हैं, अव्वा बोलती हैं, और वो पूछ रही हैं क्या सब सही है, आप ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, ओके, विच मीन्स मदर इन द कैनेडा, कन्नड़, सॉरी कैनेडा। वो अपनी जो दादी है उन्हें अव्वा बोलती हैं, जिसका कन्नड़ में मतलब होता है मम्मी, ठीक है। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने ऐसे सर हिला दिया पर उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं करा जब राइटर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है आपको। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। ठीक है, जब उन्होंने सिर हिला दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो उन्होंने वो उस राइटर जो है उस बारे में भूल गई। और रात में जब डिनर करने के बाद वो लोग ओपन टेरेस, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा कि जो देखिए ऐसे कि जो हम गांव में होते हैं तो हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं ओपन टेरेस यानी कि छत पे सोना। तो छत पे वो सोने गई और वो समर नाइट थी। समर नाइट्स में तो और मजा आता है क्योंकि ठंड तो लगती नहीं है छत पे। तो और फुल मून था, बेसिकली फुल मून मतलब पूरा मून निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। देखो अव्वा आई और उनके पास ऐसे बैठ गई। नाउ and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. ठीक है, उन affectionate यानी प्यार भरे, बहुत ज्यादा प्यार हो जैसे उनके हाथों में, उन्होंने मेरे forehead को छुआ। I realized she wanted to speak. अब वो राइटर जो थी वो समझ गई कि उन्हें कुछ बात करनी है। I asked her what's the matter. उन्होंने पूछा क्या हुआ है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. Guide आ गया है। My father was a busy man and got married again. ठीक है, अब वो बताती हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, जब मैं बहुत ज्यादा यंग थी, ठीक है, बहुत यंग थी, तो मेरी जो मदर थी वो खो चुकी थी, मतलब खो चुकी थी वो, और उनको गाइड करने के लिए और उनका लुक आफ्टर यानी कि उनकी ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था। उनके फादर जो थे बहुत ज्यादा बिजी थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उस टाइम पे पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स। उस टाइम पे गर्ल्स के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, मतलब एजुकेशन को गर्ल्स के लिए इतना असेंशियल या इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करा जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो वो कहती है बेसिकली ये जो सब बातें हैं ना, ये ग्रैंड मदर कह रही हैं। जब राइटर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि मैं एक तो जब छोटी थी तो मेरी मम्मा खो चुकी थी और जो मेरे पापा थे वो बहुत बिजी रहते थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बात, उस टाइम पे गर्ल्स को इतना एजुकेशन के लिए प्रमोट नहीं किया जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो मैं कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके बाद आई गॉट मैरिड वेरी यंग। उसके बाद उनकी शादी हुई थी बहुत जल्दी ही और उनके बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। और जब शादी हुई फिर बच्चे हुए, वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। उसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि जो राइटर है वो हुई और वो कहती हैं कि मुझे तुम्हें खाना खिलाना, रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारी देखभाल करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। At times I used to regret not going to school. वो कभी कभी बोलती हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल नहीं गई, उसका मुझे बहुत दुख होता है। रिग्रेट होता है, मतलब बेसिकली रिग्रेट मतलब बहुत पछतावा होता है। So I made sure that my children and grandchildren studied well. So this is a very important line कि ग्रैंडमदर ने क्या बोला, मैं तो स्कूल नहीं गई, इस बात का मुझे इतना पछतावा होता है कि मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो हमेशा स्कूल जाएं और हमेशा अच्छी पढ़ाई करें। तो बेसिकली ये स्टोरी से आप लोग कुछ लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमेशा ऐसे ही होता है। जो हमारी दादी होती हैं, इवन जो पुराने, अभी तो नहीं, पर जो हमारी मदर्स होती थी वो ना खुद स्कूल नहीं जाती थी, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि इतना एसेंशियलिटी नहीं थी, उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं थी एजुकेशन की, स्पेशली फॉर गर्ल्स। पर क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है, उन्हें रियलाइज होता है कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अब वो अपने बच्चों को, स्पेशली अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो जरूर से स्कूल भेजती हैं। तो अब ये आ गया चेक योर अंडरस्टैंडिंग।
ओके कि हमने इससे क्या क्या सीखा। तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बार हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं या फिर हम एक साथ ही सारे क्वेश्चंस करें, आप बताओ एक बार, चलो देखते हैं। कंप्लीट द कॉज एंड द इफेक्ट टेबल। अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तो हम एक बार एंड ऑफ द चैप्टर भी करा देंगे। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स। अच्छा, द मॉर्निंग, हमें बेसिकली ये टेबल बनी है, इसका कॉज और इफेक्ट लिखना है। कॉज मतलब कारण, और उस कारण की वजह से क्या प्रभाव पड़े हैं वो इफेक्ट होता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट। तो क्या बताओ इसका कारण क्या है कि मॉर्निंग पेपर आफ्टरनून में आता था, वीकली मैगजीन एक दिन के बाद आती थी। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो सही नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहां का सही नहीं था। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट वेल, ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट वेल। ओके, नाउ नेक्स्ट आप कॉज में दे रखा है, मैं मतलब कारण। अब हम इसका इफेक्ट बताना है। कारण है द ग्रैंड मदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल। बताओ ग्रैंड मदर कृष्णका कभी स्कूल नहीं गई थी, तो उससे उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? उससे उनकी लाइफ में ये इफेक्ट पड़ रहा है कि वो जो एपिसोड्स होते हैं ना, वो खुद रीड नहीं कर पाती हैं। वो खुद ना रीड कर पाती हैं, ना राइट कर पाती हैं। तो वो किसकी हेल्प लेती हैं? अपनी ग्रैंड डॉटर की हेल्प लेती हैं। अब इफेक्ट में दे रखा है, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स। तो देखो क्या क्या बोल रहे हैं वो, कि वो बहुत ज्यादा, जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा डीपली इंटरेस्टेड थी स्टोरी में, और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रैंड मदर थी ना, वो उस ओल्ड लेडी में अपने आप को समझती थी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट, जो ग्रैंड मदर थी वो ओल्ड लेडी में अपने आप को एक वो समझती थी। देखो, आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नोवेल प्रोटैगनिस्ट, इसलिए वो इतना इंटरेस्ट लेके अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातें किया करती थी। नाउ द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। नरेटर अपनी शादी में, सॉरी, नरेटर एक नेबरिंग विलेज में शादी में फॉर एक वीक के लिए गई थी। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट सिर्फ तो हमें पता चलेगा, पर उसका इफेक्ट ये हुआ कि ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि इतने इंटरेस्टेड एपिसोड्स उन्हें देखने को, उन्हें सुनने को नहीं मिल रहे थे। नाउ फिफ्थ वन, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ये इफेक्ट है कि ग्रैंड मदर स्कूल नहीं गई, पर इसका कारण क्या है? बिकॉज उनको लुक आफ्टर करने वाला या उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। उनके मम्मी खो चुकी थी और उनके पापा बहुत बिजी थे, इसलिए उनका लुक आफ्टर करने वाला कोई भी नहीं था उस टाइम पे। द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग स्कूल। ग्रैंड मदर रिग्रेट करती हैं स्कूल नहीं गई वो इसलिए, पर अब उसका कारण, वो उसका इफेक्ट क्या है कि अब वो अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को जरूर से स्कूल भेजती हैं और स्टडी के लिए वो प्रमोट करती हैं। नाउ नेक्स्ट है, ये आपको समझ में आया? अगर आपको लिखना, कैसे लिखना है वो जानना है, तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे फॉर श्योर। अभी तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज? कि आपको क्या लगता है कि जो नरेटर है उन्होंने सोच रखा होगा कि ग्रैंड मदर रो रही होंगी जब वो विलेज से बाद में आएंगी? तो आपको क्या लगता है, बताओ, येस और नो? तो व्हाट आई थिंक कि उन्हें नहीं लगता होगा कि वो ग्रैंड मदर रो रही होंगी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि वो कभी दूर जाएंगी तो ग्रैंड मदर एपिसोड्स नहीं सुन पाएंगी या रीड कर पाएंगी। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम देखेंगे। हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न एंड टू रीड एंड राइट? ठीक है, अब कैसे ग्रैंड मदर, माइट लिखा है यहाँ, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ग्रैंड मदर उनका डिजायर कंप्लीट कर सकती है रीड और राइट करने का। तो अगर आप मान लो राइटर की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आपकी दादी को पढ़ना और लिखना नहीं आता, वो इतना ईगरली किसी एपिसोड का वेट करते, तो आप क्या करते उस जगह पे? तो डेफिनेटली आप उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाते, ताकि वो खुद से कर पाती। इससे क्या होता? उन्हें पढ़ना लिखना भी आ जाता, उनकी और इच्छाएं भी पूरी हो जाती। तो अभी तक के लिए तो इतना ही। ये सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे, आई होप ये, क्योंकि क्लास 9 का फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल पे, अभी तक हम 8th का देख रहे थे, तो इंग्लिश का देखो आप
आपको ना क्या करना है इंग्लिश में, सबसे पहले तो ऐसे चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद ना आप इसको एक बार रीड करिए, क्योंकि आपकी जब तक वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी ना, तब तक आप आंसर्स भी इफेक्टिवली नहीं लिख पाएंगे। तो अभी के लिए तो आप, आई होप आपको ये वीडियो और लेक्चर पसंद आया होगा। हम पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लाएंगे, आपको वेट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि 9th के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।